हेलो स्टूडेंट्स। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमने श्रृंखला शुरू की है। उसी क्रम में आज चौथी क्लास है। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, रेलवे हो, आरओ हो या पेट का एग्जाम हो, तो सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। चलिए अपने प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना हिस्सा शामिल था? तो ऑप्शन ए है 19%, ऑप्शन बी है 51%, ऑप्शन सी है 33% एंड ऑप्शन डी इज 30 यानी कि 30%। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। 19% हिस्सा इसके तहत शामिल किया गया था। किसके? अस्थाई बंदोबस्त के तहत। अस्थाई बंदोबस्त था क्या? अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को कुछ राशि क्या करनी होती थी? ब्रिटिश अधिकारी के पास जमा करनी होती थी। इसके लिए बहुत सारी पद्धतियां लागू की गई थी, जिसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था हो या महल वाली पद्धति हो, तो यह सारी पद्धतियां बाद में लाई गई थी। लेकिन अस्थाई बंदोबस्त क्या था? इसमें जमींदारों के द्वारा ब्रिटिश अधिकारी को दी जाने वाली राशि को निश्चित कर दिया गया था, उसका परसेंटेज फिक्स कर दिया गया था। तो इससे जमींदार क्या हुए? इससे जमींदार बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में रहे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जमींदार क्या करते थे? जमींदार किसानों से पैसा वसूल करते थे। जमींदार किसानों से पैसा वसूल करते थे और उसमें से कुछ हिस्सा जो कि अधिकारियों के द्वारा निश्चित किया गया था, ब्रिटिश अधिकारी को जमा करते थे। बाकी बचा हुआ हिस्सा अपने पास रखते थे। तो जमींदारों को ये छूट थी, अब वो जितना पैसा चाहे उतना किसानों से वसूल करते थे। तो इससे जमींदार क्या हो गए? समृद्ध हो गए, अमीर हो गए, और किसानों की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई और उनका उत्पीड़न हुआ, उनको शोषित किया गया, उनका शोषण हुआ। तो इससे क्या हुआ? ये व्यवस्था कहीं ना कहीं जमींदारों के लिए तो लाभप्रद थी, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों के लिए लाभप्रद नहीं थी। इसके बाद बहुत सारी पद्धतियों को लाया गया, जिनके बारे में आने वाले प्रश्नों में हम डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्यास्त कानून, ये क्या था? सूर्यास्त कानून 1794 में लाया गया था। इसके तहत पूर्व निर्धारित तिथि को सूर्यास्त से पहले यदि सरकारी खजाने में लगान नहीं जमा किया तो जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। इसका मतलब यह है कि सूर्यास्त होने से पहले पहले जमींदार को ब्रिटिश अधिकारी के पास सरकारी खजाने में जो लगान की राशि होती थी उसे जमा करना अनिवार्य था। ऐसा न कर पाने से जमींदारों की जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था और ये जमींदारी किसी दूसरे पर्सन को दे दी जाती थी। इसमें हुआ क्या? अस्थायी भूमि बंदोबस्त के तहत सर्वाधिक लाभ किसको हुआ? जमींदारों को हुआ, जबकि किसानों का सर्वाधिक उत्पीड़न हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है, महलवाड़ी बंदोबस्त पद्धति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है हॉल मैकेंजी, ऑप्शन बी है कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है थॉमस मुनरो एंड ऑप्शन डी इज कैप्टन रीड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। हॉल मैकेंजी महलवाड़ी बंदोबस्त पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है इसको। महलवाड़ी पद्धति प्रत्येक ग्राम अथवा जागीर का एक भाग, इसी के साथ इसको स्थापित किया गया था। महलवाड़ी पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित जो भी भूमि थी उसका स्वामी कौन होता था? उसका स्वामी ग्राम समाज ही होता था। क्वेश्चन पूछा जाता है, महलवाड़ी पद्धति किन किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो क्षेत्र अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में महलवाड़ी पद्धति को लागू
किया गया था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है कि जैसा पहला क्वेश्चन हमने देखा था कि उसमें यह पूछा गया था कि जो अस्थायी बंदोबस्त था उसमें कितना प्रतिशत भू क्षेत्र सम्मिलित था। तो महलवाड़ी पद्धति के तहत कितना प्रतिशत, 30% क्षेत्र इसमें सम्मिलित किया गया था। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित हुआ। तो सीमेंट का पहला कारखाना स्थापित हुआ ऑप्शन ए तमिलनाडु चेन्नई में, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी बम्बई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तमिलनाडु चेन्नई में सीमेंट का पहला कारखाना स्थापित हुआ था। दूसरा ऑप्शन इसमें बंगाल है। बंगाल में क्या था, बंगाल में जूट का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। यहाँ पे जूट का पहला कारखाना बंगाल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1870 के लेखक कौन थे। तो द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया ये जो बुक है कब लिखी जाती है, 1870 में। इसके लेखक कौन है, ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी आर.सी. दत्त, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले एंड ऑप्शन डी रमेश चंद्र दत्त। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। ये किताब दादा भाई नौरोजी की है। दादा भाई नौरोजी से संबंधित जो भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं एक बार। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि धन का बहिर्गमन समस्त बुराइयों की जड़ है और भारतीय निर्धनता का मुख्य कारण। तो इससे प्रश्न परीक्षाओं में कैसे बनेंगे, तो इसमें स्टेटमेंट आएगा कि धन का बहिर्गमन समस्त बुराइयों की जड़ है और भारतीय निर्धनता का मुख्य कारण। ये कथन किसने कहा था, तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। स्टेटमेंट से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, पीसीएस में भी पूछे गए हैं, आरओ में भी पूछे गए हैं। पीसीएस 2020 में शायद क्वेश्चन पूछा गया था, जवाहरलाल नेहरू का कोई स्टेटमेंट आया था। तो इसमें दादा भाई नौरोजी और अनिष्टों का अनिष्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट, इविल ऑफ ऑल इविल्स की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये संज्ञा दी गई थी। दूसरा क्वेश्चन है तथ्य कि सर सैयद अहमद खान ने दादा भाई नौरोजी के धन के बहिर्गमन सिद्धांत में विश्वास नहीं किया। तो किसने विश्वास नहीं किया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया धन का बहिर्गमन सिद्धांत, इसमें किसने अविश्वास दिखाया या किसने विश्वास नहीं किया, तो सर सैयद अहमद खान। नौरोजी ने भारतीयों को उनके देश में विश्वास तथा उत्तरदायित्व पूर्ण पदों से वंचित करने की नीति को नैतिक निकास की संज्ञा दी। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रवादी नेता रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि 1901 में लिखी गई, धन के बहिर्गमन को एक बहते हुए घाव की संज्ञा दी। तो अभी जैसा कि हमने बताया कि धन के बहिर्गमन को एक बहते हुए घाव की संज्ञा किसने दी, ये रमेश चंद्र दत्त हो जाएंगे। और अभी हमने कहा कि धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट, इविल ऑफ ऑल इविल्स की संज्ञा किसने दी, दादा भाई नौरोजी ने दी। तो दोनों ही तथ्य बेहद महत्वपूर्ण हैं, इनसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन बन सकते हैं। आर.सी. दत्त की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ पे लागू किया। ऑप्शन ए बंगाल प्रेसिडेंसी, ऑप्शन बी मद्रास प्रेसिडेंसी, ऑप्शन सी बम्बई प्रेसिडेंसी और इसका ऑप्शन डी है मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी।
तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसके जन्मदाता कौन है? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसके जन्मदाता हैं टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। सबसे पहले कहाँ पे लागू हुई? तो जो भी ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन सब से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड है। किन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया? तो सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया? सबसे पहले तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। बाकी कौन कौन से हिस्से इसके तहत कवर किए गए थे? मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से थे और पूर्वी बंगाल था, असम था तथा कुर्ग में लागू किया गया था। सबसे पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि अस्थायी बंदोबस्त के तहत कितना प्रतिशत भू क्षेत्र शामिल था? 19%। महलवाड़ी के तहत कितना शामिल था? ये भी प्रश्न था। और अब रैयतवाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। इसमें तथ्य है कि ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत पर या कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर यह लागू किया गया था? तो 51%। ये तीनों ही तथ्य, इन तीनों से ही क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। इसमें प्रावधान भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार प्रदान किए गए थे। कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की गई और लगान दर उच्च थी। रैयत का मतलब होता है किसान, यानी कि किसानों के और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच में सीधा संबंध स्थापित किया गया था। बीच में कोई भी इसमें नहीं था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह क्वेश्चन है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया, यह विचार ये किसने दिया था? तो ऑप्शन है बीजी तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। और ऑप्शन डी है एडम स्मिथ। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, जितने भी ये प्रश्न हमने बनाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और आने वाली परीक्षाओं में कहीं न कहीं आपको ये जरूर मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। देखिए क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है रेल, शिक्षा, सिंचाई और गरीबी हटाओ। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, शिक्षा। ये शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है रैयतवाड़ी बंदोबस्त? इसमें कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं, कौन से गलत हैं। तो इसमें कह रहा है किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। अभी जैसा कि क्वेश्चन आया था रैयतवाड़ी व्यवस्था से, तो हमने बताया कि इसके तहत क्या किया गया था, ब्रिटिश अधिकारी और किसानों के बीच में सीधा संबंध स्थापित किया गया था। तो इससे क्या लग रहा है कि हमारा पॉइंट 1 करेक्ट होगा, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। पॉइंट नंबर 2, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। रैयत का मतलब किसान होता है। तीसरा है, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। अब आपको ये बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी 1, 2, 3 यानी कि सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और ऑप्शन डी कह रहा है कोई भी नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1, 2 और तीनों। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी उससे संबंधित ये तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का रखा दरिया है, ये किसने कहा था? तो ये कथन किसका है? दादा भाई नौरोजी का है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा।
दादा भाई नौरोजी। बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। भारत में पहली कागज मिल किसने और कहाँ पे स्थापित की? ऑप्शन ए विलियम कैरे, बंगाल में। ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, बम्बई में। ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, मद्रास में। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। विलियम कैरे ने बंगाल में पहली कागज मिल स्थापित की थी। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अभी न्यूज़ में है, क्योंकि इसको 2015 में बंद कर दिया गया था, नेपा मिल जो है, और अभी इसको स्टार्ट किया गया है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी कागज़ मिल है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10, ये पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने 10 प्रश्न लिए थे। आने वाली कक्षाओं में हम प्रश्नों को बढ़ाएंगे और उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं उनको शामिल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।